हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रशासन व्यवस्था। तो देखिए, किसी भी देश या राज्य की शासन को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रशासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में देखें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के शासन दिखते हैं, एक केंद्रीय और दूसरा जो है प्रांतीय। केंद्रीय प्रशासन का जो है हेड जो होता था वो सुल्तान होता था, और प्रांतीय प्रशासन कई सारे परगनों में विभाजित था, और इसका सबसे छोटी इकाई जो शासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होती थी। ठीक है, अब देखिए, अकेले सुल्तान जो है पूरा शासन नहीं चला सकता था, इसीलिए जो है सुल्तान मंत्री परिषद का गठन करता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन करता है। तो ये प्रमुख मंत्री परिषद दिए गए हैं और उनका विभाग दिया गया है कि कौन किस विभाग को संभालता था। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चार्ट वाइज करके मैंने बनाया हुआ है। आप लोग निश्चित रूप से जो है ये मंत्री परिषद जो है ये याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वजीर जो होता था, इन सभी मंत्री परिषद में इसका पद सबसे ऊंचा होता था। ये टोटल राजस्व इसी के जो है प्रशासन में वसूला जाता था, और ये सभी जो मंत्री परिषद होते थे उनका हेड जो होता था कौन, वो वजीर होता था। वजीर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद देखते हैं मुशरिफ ए मुमालिक जो आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। महालेखाकार इसको बोल सकते हैं। जितना भी आय और व्यय होता था उसका लेखा जोखा रखता था कौन, मुशरिफ ए मुमालिक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और सैन्य विभाग कौन था, तो दीवाने अर्ज, मतलब दीवाने अर्ज का जो है प्रमुख कौन होता था, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं काजी उल कजात। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च पद जो होता था वो काजी उल कजात का होता था। तो देखिए, सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो सुल्तान होता था, लेकिन सुल्तान के बाद जो कोई पद था सर्वोच्च, तो वो था कौन, काजी उल कजात का। ठीक है, सुल्तान के बाद अगर कोई पद था न्याय के क्या सर्वोच्च, तो वो था कौन, काजी उल कजात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सद्र उस सुदूर। तो देखिए, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र उस सुदूर जो होते थे धर्म विभाग और दान विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बरीद ए मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते हैं। अब देखिए, गुप्तचर विभाग जो है उस समय होती थी जो सुल्तान को जो है गुप्त सूचनाएं देती थी, और सुल्तान अपने शासन को सुदृढ़ रखता था। ठीक है, उसके बाद से एक और विभाग था दीवाने इंसा जो था वो पत्राचार विभाग था। पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक शासक से दूसरे शासक के पास पहुंचाना, एक दीवाने इंसा का काम था पत्राचार विभाग का। ठीक है, तो एक प्रमुख पद थे। और विभाग कौन कौन सा विभाग जो है संभालते थे उससे रिलेटेड था ये। तो ये देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जो है एक चार्ट वाइज चार्ट बना करके याद आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए
दिल्ली सल्तनत काल में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे शासक भी हुए, बहुत मजबूत शासक भी हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, एक से बढ़ के एक थे शासक। तो उन्होंने जो है, जो अच्छे शासक थे, उन्होंने जो है कई विभागों को जो है, कई विभाग बनाया था। किसी भी चीज, कृषि का विकास, सैन्य का विकास आदि के लिए कई विभागों की गठन किया था। ठीक है, तो ये विभाग को लेकर, इन विभागों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा विभाग था और किस क्षेत्र में था और किसने जो है ये विभाग का गठन किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने विभाग लिखा हुआ है, ये क्षेत्र हो गया, और बनाने वाले शासक। ठीक है, तो देखिए दीवाने मुक्त खराज। दीवाने मुक्त खराज जो होती है एक वित्त विभाग होती है, और जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण किया जाता है। तो देखिए दीवाने मुक्त खराज एक वित्त विभाग होती है, जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दीवाने कोही। दीवाने कोही जो है कृषि विभाग थी। दीवाने कोही कृषि विभाग थी, जिसको जो है कौन बनाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दीवाने कोही एक कृषि विभाग थी, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद देख लेते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग थी, जो बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग थी, जो बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दीवान ए बंदगान। हम लोगों ने तुगलक वंश में पढ़ा था कि फिरोज तुगलक होता है जो, उसके समय में सबसे ज्यादा दासों की संख्या होती है, 1,80,000 दास रखता है। तो उन दासों की देखभाल के लिए जो है एक जो है विभाग बनाता है, जिसका नाम क्या होता है, दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, दास से रिलेटेड था, ये फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था दासों की देखभाल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो है एक खैराती अस्पताल होता है। ठीक है, जो फिरोज तुगलक के द्वारा मुसलमान स्त्रियों की आर्थिक सहायता के लिए और उनकी शादी विवाह आदि के लिए ये विभाग बनाया था। दीवाने अस्पताल था, सॉरी, दीवाने खैरात जो था एक खैराती अस्पताल था, जिसमें स्त्रियों की जो है, मुसलमान स्त्रियों पुरुषों की जो है इलाज होता था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक जो होता है एक पेंशन विभाग होता है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग देखिए ये जितने भी विभाग हैं, उसमें तुगलक वंश के शासकों ने ज्यादा विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक, ये थे। तो आप जो है आसानी से जो है फिरोज तुगलक ने 3 विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद जो है दीवाने मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, और दीवाने और बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं इसको। दीवाने मुक्त खराज एक कृषि विभाग थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। दीवाने को ही दीवाने मुक्त खराज वित्त विभाग थी। दीवाने को ही जो है कृषि विभाग होती है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग होती है, जिसकी स्थापना बलबन करते हैं। दीवाने बंदरगाह दासों की देखभाल के लिए जो है एक विभाग की स्थापना करता है, कौन, फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात एक खैराती अस्पताल होता है, जिसकी स्थापना कौन करता है, फिरोज तुगलक। दीवाने इस्तिहाक जो होता है पेंशन विभाग होता है, जिसकी स्थापना कौन करता है, फिरोज तुगलक। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखिए ये आपको जो है एक तो ऐसे ही पूछ देगा कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कौन सा विभाग था, तो कृषि विभाग था।
उसके बाद जो है ये मान लीजिए एक तरफ विभाग दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ शासक का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, और एक ही उसमें से राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इससे बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एक 6 विभाग जो है ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्व एवं कर व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत काल में जो है कर व्यवस्था क्या थी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से सल्तनत काल में जो है 5 करों के बारे में जानकारी दी गई है। 5 कर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से थे तो देखिए, पहला था उष्ण, जो एक कृषि कर था, मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। और दूसरा था खराज, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। उष्ण और खराज दोनों कृषि कर थे, ठीक है। एक मुसलमानों से लिया जाता था उष्ण, और दूसरा खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन देखिए इन दोनों में अंतर क्या था कि उष्ण जो है, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, वो थोड़ा कम लिया जाता था, और जो खराज है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था वो थोड़ा ज्यादा लिया जाता था। अब बात कर ले इसकी, तो ये कर जो है खराज 1/2 से 1/3 तक लिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है सुल्तानों ने 1/3 लिया है केवल। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जो है कर जो है 1/2 कर देता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कर को जो है पूरे क्षेत्र में 1/2 करता है, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो कर वृद्धि जो है केवल दोआब क्षेत्रों में करता है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में करता है कर वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गया अपना उष्ण और खराज। उसके बाद खम्स देख लेते हैं। खम्स या खुम्स, खुम्स का मतलब क्या होता है? लूट का धन या गाड़ा हुआ धन पर कर, ठीक है। लूट का कर या गाड़ा हुआ धन पर कर, ठीक है, जो 1/5 से 4/5 तक लिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लूट खुम्स में जो है लूट के धन में जो है 1/5 नहीं 4/5 लिया था, और 1/5 हिस्सा जो है जो लूट कर लाता था वो सैनिक को दिया जाता था। बाकी सब शासक ने जो है 1/5 लिए थे और सैनिक को 4/5 दिए थे, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट इसमें, इब्राहिम लोदी जो होता है, लोदी वंश का शासक, वो गड़ा हुआ धन मतलब गड़ा हुआ तो धन पर से कर को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना उष्ण, खुम्स, खराज। अब देखिए जजिया। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। यह कर केवल इसलिए लिया जाता था क्योंकि मुस्लिम राज्य में रहने वाले हिंदुओं से लिया जाता था ये कर, ठीक है। मुस्लिम राज्य में रहने वाले हिंदुओं से ये कर लिया जाता था जजिया। और जकात धर्मान मुसलमानों पर जो है धार्मिक कर था, ठीक है। जकात धर्मान मुसलमानों से धार्मिक कर था, लगभग 2.5% था। जिनके पास जो है अधिक संपत्ति थी उससे लिया जाता था जकात, ठीक है। इसके अलावा सर्व, इस सर्व को याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था सर्व, ठीक है, जो एक प्रकार का सिंचाई कर था। तो इस पूछा गया है क्वेश्चन कि सर्व क्या था, तो सर्व एक सिंचाई कर था, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिंचाई कर, घरी कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाता है, जो घरों पे कर लगाया जाता है। चरागाह कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पे लगाया जाता है, ठीक है, इत्यादि होता था, ठीक है। तो ये हो गए सल्तनत राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर व्यवस्था में हम लोगों ने देखा उष्ण, खराज, जजिया, जकात और खुम्स को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे। और एक कर जो है पूछा जाता है जजिया क्या था, तो एक प्रकार का जो है कर था जो
मुस्लिम राष्ट्र में रहने वाले गैर हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। उसके बाद से आइए देख लेते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तान एवं अमीर तुर्क जाति के थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सल्तनत काल के जो अधिकांश सुल्तान और अमीर सुल्तान होते हैं, जैसे मान लीजिए गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक, यहाँ तक कि सैयद वंश तक जो है, सब जो है या तो तुर्क थे या अलवरी तुर्क थे। लेकिन जो है केवल लोदी वंश के शासक जो होते हैं वो अफगान मूल के होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश दिल्ली सल्तनत में आपको जो है सुल्तान तुर्क जाति के मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैंने पॉइंट एक शब्द आया है अमीर। सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तान एवं अमीर तुर्क जाति के थे। तो यहाँ अमीर शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, सल्तनत काल में आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह अमीर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अमीर जो होते थे, अमीर उनको बोला जाता था जिन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाता था। जैसे सारे महत्वपूर्ण पद है, ये पद जिनको दिया जाता था उन्हीं को अमीर बोला जाता था। और अमीरों की जो है शक्ति तब बढ़ जाती थी जब जो है सुल्तान जो है योग्य नहीं होता था और निर्बल होता था। उस समय जो है ये अमीरों की जो है ताकत दुगुनी हो जाती थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा था कि आराम शाह को हटाकर जो है, सॉरी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, रजिया सुल्तान को अमीरों ने कोई पहले का शासक था जिसको हटाकर रजिया सुल्तान को जो है शासक नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, ये याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तान और वजीर कहाँ के थे? तो तुर्क के थे, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश द्वारा की जाती है। इक्ता प्रथा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की जाती है। और फिर उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है, खिलजी वंश के। तो इक्ता प्रथा को समाप्त कर जो है अमीरों से दान में, पेंशन में ली गई आदि भूमि को लेकर खालसा भूमि में बदल देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी, जो गुलाम वंश का शासक था, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च चौधरी होता था। ग्रामीण, हम लोगों ने देखा था कि शासन का सबसे छोटी इकाई जो ग्राम होती थी, और ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च जो होता था वो चौधरी होता था। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च जो होता था वो चौधरी होता था। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा कि ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च चौधरी होता था। उसके बाद से देख लेते हैं प्रमुख मुद्रा। तो देखिए, सल्तनत काल के प्रमुख मुद्रा के बारे में बात करें तो तांबे का जित्तल और चांदी का टंका काफी प्रसिद्ध रहा। तांबे का जित्तल और चांदी का टंका जो है काफी प्रसिद्ध रहा था। ये तांबे का जित्तल और चांदी का टंका किसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा। और काफी जो है ये सिक्के जो है सल्तनत काल में काफी प्रसिद्ध भी रहे थे और विनिमय का साधन भी रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमुख सल्तनत काल के प्रमुख मुद्रा कौन कौन सी थी? तो तांबे का जित्तल और चांदी का टंका था। ये भी पूछा गया है कि कौन इसको लागू किया था, किसके शासनकाल में सिक्के चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सल्तनत कालीन शासन शरीयत एवं कुरान पर आधारित थी। सल्तनत कालीन जो शासन थी वो शरीयत और कुरान
हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में जो है कि मोहम्मद साहब ने जो है वो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और उसका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो क्या है, कुरान है। ठीक है, तो शरीयत मतलब शरीयत एवं कुरान पर आधारित थी। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था जो थी वो कुरान पे आधारित थी। कुरान को नजर में रख के ही हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जो फिरोज तुगलक होता है वो मात्र 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर जो है 4 कर को केवल खुम्स, खराज, जजिया और जकात को ही लागू करता है, बाकी सभी करों को हटा देता है। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो कुरान पे आधारित थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से पॉइंट मैंने बताया था कि सर्व जो है सिंचाई कर होता था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर होता था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तान जो होते हैं वो सुल्तान और अमीर तुर्क जाति के होते हैं। ठीक है, इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश द्वारा की जाती है। ग्रामीण स्तर पर जो है भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो चौधरी होता है। सल्तनत काल में प्रमुख मुद्रा जो है तांबे का जितल और चांदी का टंका होता है। उसके बाद देखिए, सल्तनत कालीन शासन शरीयत और कुरान पर आधारित थी। सर्व जो है सिंचाई कर एफएसटी द्वारा लगाया गया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग सैन्य विभाग। तो देखिए, सैन्य विभाग जो है वो 3 प्रकार का होती थी। कौन? घुड़सवार, पद सेना और गज सेना। घुड़सवार बोले तो घोड़ा होता था और उसपे एक एक प्रत्येक घोड़े पे एक सैनिक होते थे। भगदड़ वगैरह करने के लिए एक घुड़सवार काफी इम्पोर्टेंट था उस टाइम, और काफी जो है प्रभावशाली भी रहा घुड़सवार। पद सेना से जो पैदल सेना थी और दूसरा गज सेना, हाथियों की सेना थी। तो ये 3 प्रमुख सेना हमें सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन दशमलव पद्धति से लिया गया था। तो देखिए, दशमलव पद्धति जो है जो मंगोल शासक थे उस टाइम, मंगोल शासन में जो पद्धति चल रही थी दशमलव पद्धति, मंगोल शासन में जो मध्य एशिया में जिनका शासन काल था उससे लिया गया था। कौन सा? ये दशमलव पद्धति। ठीक है, तो देखिए दशमलव पद्धति होती क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 10, यहाँ दशमलव से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 अश्वरोही बराबर 1 सूर्य खेल होता था। ठीक है, और 10 सूर्य खेल 1 सिपह सलार के बराबर होते थे, और 10 सिपह सलार 1 अमीर के बराबर होते थे। उसके बाद फिर 10 अमीर 1 मलिक के बराबर होते थे, और उसके बाद 10 जो है मलिक 1 खान के बराबर होते थे। तो ये थी दशमलव पद्धति। सैन्य विभाग में देखें तो मान लीजिए कि घुड़सवार, पद सेना, गज सेना थी। सेना का संगठन तो जो है दशमलव पद्धति पे आधारित था। ठीक है, न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश जो था वो सुल्तान होता था। राज्य का सर्वोच्च, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान होता था। दंड व्यवस्था जो है बहुत कठोर थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कम तौलने पे जो है शरीर से मांस काट लिया जाता था। उसके बाद मृत्युदंड आदि की सजा भी उस समय थी। तो बोल सकते हैं कि उस समय का न्याय व्यवस्था जो है अत्यंत कठोर थी। ठीक है, समाज, अब थोड़ा समाज के बारे में देख लेते हैं। उस समय का समाज क्या था? तो मुसलमान कई वर्गों में विभाजित था। मुसलमान जो है इसमें कई वर्गों में विभाजित होते हैं। जैसे कई प्रकार के 2 प्रकार के मुसलमान भी हमें देखने को मिलते हैं। एक जो है तुर्क से आए हुए रहते हैं, और एक जो है
यहाँ पे भारत के जो हिंदू होते हैं उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया होता है। तो जो तुर्क के मुस्लिम होते हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी होती है, और जो भारत के मुसलमान होते हैं उनकी स्थिति निम्न होती है। ठीक है। उसके बाद हिंदू में जाति व्यवस्था थी। हिंदू में जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थी। ये तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो है वो स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन और सब शूद्र और वैश्य इनकी स्थिति निम्न बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद दास एवं स्त्रियों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। उस समय दास एवं स्त्रियों की स्थिति क्या थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत काल के जो है संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक दास होते हैं। दास से जो है आगे बढ़ते बढ़ते एक प्रमुख शासक के रूप में उभर के सामने आते हैं। तो उस समय जो थी वो दासों की स्थिति काफी अच्छी थी। यहाँ दास का तात्पर्य केवल निम्न वर्गीय से नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दास की स्थिति ऐसा नहीं कि उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, निम्न वर्गीय काम कराए जाते थे, नहीं। दास को जो है जैसा दास है, मतलब मान लीजिए वो सेना लायक है तो उसको सेना का काम दिया जाता था, वजीर लायक है वजीर का काम दिया जाता था। ठीक है। तो दासों की स्थिति उस समय काफी अच्छी थी। हिंदुओं में सती प्रथा का प्रचलन था। जैसे हम लोगों ने इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उनकी एक रचना है जिसका नाम है रेहला। हाँ, एक यात्रा वृत्तांत है। उसमें जो है एक स्त्री को सती होने का जो है बात बताया है इब्न बतूता ने। तो उस समय जो है सती प्रथा का प्रचलन था और स्त्रियों की स्थिति जो है काफी खराब थी। ठीक है। धीरे धीरे काफी निम्न हो गई थी। और देखिए, स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है। स्त्रियों को जो है भोग विलास की वस्तु समझा जाता था उस समय। ठीक है। आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान, शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। और उस समय जो है कृषि की वजह से जो है आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी भारत की। तो कृषि की वजह से आर्थिक स्थिति उस समय भारत की काफी मजबूत थी। छोटे छोटे व्यापार भी होते थे। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का सल्तनत काल का शासन व्यवस्था। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सल्तनत काल की कला और साहित्य। इसका वीडियो एक आएगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके।